एंड जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो में कि मैं जिस इज़राइल एंड यूएस ईरान के कॉन्फ्लिक्ट पे एक मोनोलॉग के थ्रू आपको एक नई अवेकनिंग या फिर नए मैसेज इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। एंड इस मोनोलॉग को मैं इसलिए भी ला रहा हूँ बिकॉज़ दिस इज़ नॉट जनरेटेड फॉर ज ओनली द पर्पज़ ऑफ सिविल एस्पायरेंट बट आल्सो फॉर द पीपल, राइट, who have a curiosity in the international relations and the geopolitical events। तो इसके इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली उन ग्राउंड रियलिटीज़ से जानेंगे, उन ग्राउंड रियलिटीज़ को समझेंगे, जो बेसिकली आपको थ्रू द मीडिया नैरेटिव्स, थ्रू द सोशल मीडिया एल्गोरिथम मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है बिकॉज़ दे आर द एक्सट्रीमली मैन्युफैक्चर्ड एंड अल्टर्ड कंटेंट और इन्फॉर्मेशन दैट यू गेट ऑन द सोशल मीडिया एंड थ्रू द मीडिया बायस्ड मीडिया नैरेटिव्स। तो इसके लिए मैं आपको एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट्स एंड टेस्टिमनीज़ ऑफ आवर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स इन दैट रीजन, मैं उस उन सब चीज़ों का यूज़ करके आपको एक क्लियर पिक्चर देने की कोशिश करूँगा। एंड उसके लिए मैं आपको फर्स्ट इम्पोर्टेंटली मैंने इसको 2 सेक्शन में बाँटा है। फर्स्टली हम लोग ईरान की स्पेसिफिकली बात करेंगे, राइट? एंड देन हम लोग बात करेंगे यूएस एंड इज़राइल की। देन सबसे पहले हम लोग अगर ईरान से स्टार्ट होए, ईरान तो हम लोग इस चीज़ को मैं एक चीज़ को और भी क्लियर कर दूँ, जो कि मुझे लगता है कि मुझे ये वीडियो में क्लियर करना ज़रूरी है बिकॉज़ इस वीडियो में कई भी मैं ऐसी बातें कहूँगा, जो कि आपके से एक जो आपके अंदर एक विचारधारा है, वो आपको उस विचारधारा के लिए अपोज़िट में लगे बिकॉज़ व्हाटएवर यू आर मेकिंग योर परसेप्शन is through the PR campaign of their intelligence agencies, so it is quite obvious, right? सो अगर आपको किसी भी चीज़ को एनालिटिकली समझना है तो सबसे पहले आपको अपने प्री अज़्यूम जो आपके बायसेस है उसको थोड़ा-सा साइड में रखना होगा। एंड नेशनल सिक्योरिटी जिस सब्जेक्ट्स में हम लोग बात कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट है। ये किसी का भी निजी विषय नहीं है। ये भारत की संप्रभुता, इंटीग्रिटी के लिए रक्षा के लिए बनाया गया है। एंड उस इसकी हम लोग स्टडी करते हैं, उसके थ्रेट को एनालिसिस करते हैं। तो इसमें आपके प्री अज़्यूम बायसेस का कोई भी रोल नहीं आता है। ठीक है? तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। सो बिफोर वी स्टार्टिंग मैंने ये डिस्क्लेमर आपको दे दिया, तो आप इसको समझने की कोशिश करिए ये बहुत ही न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से, ठीक है? तो आज मैं शुरू करता हूँ कि ईरान सबसे पहले मैं ईरान की बात करता हूँ। ईरान का ये जो पूरा इस कॉन्फ्लिक्ट में जो योगदान है, वो काफ़ी ज़्यादा इस कॉन्फ्लिक्ट में योगदान है क्योंकि ईरान ने कुछ ऐसे कार्य करे हैं जो आज की इस टेंशन्स को फ्यूल कर रहे हैं। बिकॉज़ अगर आप सिस्टमैटिकली देखें तो ईरान ने multiple terrorist strikes करी हैं throughout the years and years on the Israel and not only the Israel but also the other Middle Eastern countries in the region of West Asia, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो यूएई हो। इन इन सब देशों में भी ईरान ने अपने थ्रू द प्रॉक्सीज़, ईरान के प्रॉक्सीज़ जो इसको हम लोग एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस भी कहते हैं, जो हिज़्बुल्लाह, हमास एंड हूतीज़ के थ्रू ईरान ने उन सारे देशों के अंदर-अंदर मल्टीपल स्ट्राइक्स करी हैं थ्रू आउट द डिकेड्स। सो ईरान ऐसा नहीं है कि कोई इनमें से कोई भी दूध का धुला हुआ है, दोनों की ही गलतियाँ हैं। एंड ईरान की ये जो हरकतें हैं, जो ईरान ने कुछ-कुछ वही काम किया है जो पाकिस्तान हमारे साथ कर रहा है, राइट? तो प्रॉक्सीज़ का यूज़ करके हमारे अंदर टेररिस्ट स्ट्राइक कराना, कुछ-कुछ वही काम ईरान की जो ये ख़amenei रजीम है, इसने भी इज़राइल के अंतर्गत यही कार्य किया। एंड ये पूरा एक कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही डीपली आइडियोलॉजिकली लाइन्ड है। इट इज़ बिटवीन द ब्लॉक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स लेड वेस्ट एंड द ईरान एंड द आर्यन सिविलाइजेशन, राइट? सो ये कुछ आपको इस चीज़ को देखने को मिलता है इन चीज़ों में। साथ ही साथ अगर आप समझने की कोशिश करें कि ईरान की जो भारत के प्रति एक रवैया रहा है, वैसे तो ईरान एक फ्रेंडली कंट्री ही है भारत के लिए, लेकिन कई ऐसी ईरान की अनरीज़नेबल एंड इल इन्फॉर्म्ड कमेंट्स इंडिया के इंटरनल अफेयर्स पे आ चुकी हैं, राइट? जिसको देखते ही भारत को ये ईरान को मैसेज ज़रूर दे देना चाहिए कि जो भी आप हमारे इंटरनल अफेयर्स में जो कमेंट करते हैं बार-बार, इसको आप करना जल्द से जल्द बंद कर दें बिकॉज़ व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट यू वुड नॉट बियर इट, राइट? आपको झेला नहीं जाएगा। आपके जो हमारे कश्मीर है, कश्मीर रीजन है, उसके ऊपर जो आपकी ऊल-जलूल स्टेटमेंट्स आती हैं, ईरान के कई बार इंडिया के कश्मीर के ऊपर ऊल-जलूल ईरान की स्टेटमेंट्स हम लोग को देखने को मिलती हैं। तो ये मैसेज इंडिया को बहुत ही क्लियरली ईरान को पहुँचाना पड़ेगा कि अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो कई बातें आपकी भी हमारे पास कुर्दिस्तान के ऊपर बात करने के लिए बहुत सारा समय हमारे पास है। ठीक है? साथ ही साथ आप जो हमारे इंटरनल अफेयर्स पे कमेंट करते हो कि इंडिया में इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, इंडिया में उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। सो आपको भी समझना चाहिए कि आपका भी कोई ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है नहीं।
आपने जो वहाँ पे महिलाओं की स्थिति बना रखी है, जो आपने महासा अमीनी के साथ किया, जो आपने वहाँ पे नॉर्मल वुमेन्स के साथ आप कर रहे हो और जो स्पेसिफिकली आप एक मोनार्क रिजीम को ही चला रहे हो, राइट? एक थियोक्रेटिक डिक्टेटरशिप को ही आप आगे बढ़ा रहे हो। तो ये चीज़ आपको आपका भी कोई बहुत अच्छा डेमोक्रेटिक ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है इस रीजन में, तो आप हम लोग को ज्ञान मत ही दीजिए। मैं ये मैसेज ईरान के लिए जाना चाहिए इंडिया के थ्रू। हालाँकि जो हमारे बिज़नेस रिलेशंस हैं, वो काफ़ी बेटर हैं। हमारा जो भी ट्रेड रूट है, जो आईएनएसटीसी है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, वो हमारा चाबहार के थ्रू, ईरान का जो चाबहार है, उसके थ्रू ही हम लोग सेंट्रल एशिया जा सकते हैं एंड बाकू के थ्रू मॉस्को जा सकते हैं, रशिया। तो ये जो आईएनएसटीसी है, इसमें ईरान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर है, जो कि फैसिलिटेट करेगा रूट बिटवीन द इंडिया एंड द नॉर्दर्न यूरोप, राइट? तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। देखिए, आपको मैं एक चीज़ और भी बता दूँ, जो भी देशों के बायलैटरल रिलेशंस होते हैं, ठीक है? द बायलैटरल रिलेशन बिटवीन द 2 कंट्रीज़ इज़ नॉट सीइंग इन द एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एंगल। आपके जो ह्यूमन संबंध होते हैं, राइट? जो हमारे ह्यूमन रिलेशंस होते हैं, आप उनके एस्पेक्ट में आप उनको जज नहीं कर सकते। तो इसलिए कई बार मैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो ये ऐसे ही कॉम्प्लेक्सिटीज़ इसमें एक्सिस्ट करती हैं, राइट? तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। ऑल्दो जो जो इंडिया के रिलेशन ईरानियन पीपल से है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं एंड ईरानियन पीपल एंड इंडियन पीपल का एक बहुत ही एंशिएंट टाइज एग्जिस्ट करते हैं एंड वो बहुत ही ज़्यादा थ्राइव भी कर रहे हैं, राइट? एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है कि ईरानियन सिविलाइजेशन इज़ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, राइट? इन इन दैट होल रीजन। सो ये एक बहुत ही सिविलाइजेशनल कंट्री है ईरान। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी। हालाँकि वहाँ की जो रेजिम है, वहाँ की जो ख़ामेनी रेजिम है, उसके साथ एक प्रॉब्लम है बिकॉज़ ऑफ देयर आइडियोलॉजी ऑफ रेडिकल इस्लामिज़्म, राइट? तो ये जो उनका प्रोपेगेशन है, जो प्रॉक्सी वॉर का थ्रू ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करती है इस पूरे रीजन में, जो आपको समझना पड़ेगा। तो इतना तो आप ईरान को समझा सकते हैं और ईरान की एक और हिस्ट्री भी रही है इंडिया के अंदर। मैं इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहूँगा। ईरान ने 2013 में ईरान की आईआरजीसी ने, ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प, जो ईरान की ऑफिशियल खमेनी रजीम की एक फोर्स है, उसने इंडिया के अंदर जो है डिप्लोमेटिक एरिया है हमारे न्यू दिल्ली के पास, न्यू दिल्ली में, वहाँ पे इजरायली एम्बेसी के डिप्लोमेट की कार में बॉम्ब प्लान करवाया था। ये ईरान ने करा था काम। तो ईरान ने ऐसी-ऐसी हरकतें भी करी है, तो हम आपकी हरकतें भूले नहीं हैं। तो अगर आप ये दोबारा ऐसा रिपीट करोगे देन यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट एंड आपको फ्रेंड की लिमिट में ही रहना पड़ेगा अगर आप सच में फ्रेंड कंसीडर करते हो तो, राइट? तो ये पूरी चीज़ ईरान के लिए मैंने बता दी। साथ ही साथ इज़राइल एंड अमेरिका की भी हरकतें इसमें कम नहीं रही हैं, उनका भी रोल कम नहीं रहा है। इवन उनकी 2 कदम आगे ही हरकतें इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को फ्यूल करने में, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में देखिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ही उन्हीं का है, क्योंकि उन्हीं का काम ये पूरा स्टार्ट किया हुआ उन्हीं का काम है। देखिए मैं स्पेसिफिकली यूएस को बात करूँगा, लेकिन इज़राइल को मैं सबसे पहले लाना चाहूँगा इस पूरे रीजन में। इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इज़राइल के लिए बोलना भारत में इसलिए भी एक मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इज़राइल को हम लोग जनरली फ्रेंडली कंट्री मानते हैं एंड इज़राइल हमारे हर कॉन्फ्लिक्ट में हमारे साथ खड़ा रहा है, तो ये एक और बात बन जाती है इज़राइल को बोलने के लिए। बट लेकिन हम लोग को ये समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग साइकोलॉजिकली किसी न किसी तरह से अपने आप को अलाइन समझते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ रीज़न, फॉर दिस जो अभी ये रीज़न प्रोपेगेट करे जाते हैं सोशल मीडिया पे, मीडियाज़ पे। तो इस चीज़ को हम लोग समझना पड़ेगा कि यथार्थ इससे अलग है। यथार्थ पूरा ये बात है नहीं। मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा, जो इज़राइल यूएस के साथ कर रहा है आज, आज यूएस को ज़बरदस्ती इस वॉर में वापस लाने की कोशिश कर रहा है, ज़बरदस्ती की वॉर में ढकेलने की कोशिश कर रहा है इज़राइल। वो इसी को 110% चांसेस हैं कि फ्यूचर में इज़राइल इंडिया के साथ भी यही करे, राइट? क्योंकि इज़राइल इस चीज़ में माहिर है, राइट? इज़राइल अपने इन्फ्लुएंशियल ऑपरेशंस में माहिर है। आज आप यूएस में आप देख लीजिए कि इज़राइल किस तरीके से ऑपरेशन अपने रन कर रहा है, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि जो करंट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें इज़राइलीज़ पेड एजेंट्स उनके पास बैठे हैं डोनाल्ड ट्रम्प के। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। डोनाल्ड ट्रम्प के सन इन लॉ जैरेड कुशनर, राइट? जैरेड कुशनर जो डोनाल्ड ट्रम्प के सन इन लॉ हैं और वो कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। उसके बाद भी ये जितनी भी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल उनकी प्रेज़ेंस होती ही होती है, राइट? एंड जो इस समय यूएस के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है मार्को रूबियो, अगर आपको याद हो, तो वो किसके द्वारा अपॉइंट करे गए थे फॉर द रीज़न दैट
अब ज्यूस महिला, एक ज्यूस वुमन थी जिसने $500 मिलियन डोनेट करे थे डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन में, इलेक्शन कैंपेन में। और उसने ही ये डिमांड करी थी कि मार्को रूबियो को सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट आपको बनाना पड़ेगा, एंड ये पूरा गाजा एंड ये पूरा वेस्ट बैंक की जितना भी एरिया है ये आप इजराइल को लेके देंगे। तो दैट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस दैट द बेंजामिन नेतन्याहू हैड एंजॉयड ओवर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड साथ ही साथ ये जो हमारे पीट हेक्सेथ हैं जो वॉर सेक्रेटरी हैं, ये सब लोग ये सब इजरायलीज इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। एंड अनफॉर्चुनेट है ये चीज कि अमेरिका आज अपने इंटरेस्ट को भूल करके इसराइल की एक नॉनसेंस एंड स्टूपिड वॉर में अपने आप को ढकेला है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात बहुत ज्यादा अमेरिकन, इनफैक्ट जो वेटरन्स हैं, अमेरिकन मरीन्स हैं, मैं आपको वीडियो भी लगा देता हूँ। Israel is the reason for this war. America does not want to fight this war for Israel. Let's go. Come on, let's go. America does not want to send its sons and daughters to war for Israel. The inability to name that shows your exemptness as leaders. This is wrong. And nobody wants to fight for Israel. कह रहे हैं और उनके साथ क्या किया जा रहा है ये आपको अमेरिका में दिख रहा है, राइट। तो ये चीज भारत के लिए सबसे बड़ी कंसर्न की बात यह है कि आज हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी RNAW है, उसका सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि अगर आप आज CIA से पूछे जाके, CIA के जो भी किसी फॉर्मल ऑफिशियल से जो इस सब चीज़ों को जानता हो, जो एक्चुअल अमेरिकन इंटरेस्ट की बात करता हो, तो वो आपको यही बात बताएगा कि अमेरिका का सबसे बड़ा काउंटर इंटेलिजेंस थ्रेट मोसाद है, जो इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी है। अमेरिका का ना तो सबसे बड़ा काउंटर इंटेलिजेंस थ्रेट रशियन एजेंसी FSB है, ना तो चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो मोसाद है। बिकॉज मोसाद हैड इन्फिल्ट्रेटेड द कोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। सो एंड उसके पीछे भी बड़े रीजन है, बिकॉज जायनिस्ट आर रियली इन्फ्लुएंशियल लॉबी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, चाहे प्रेसिडेंसी किसी की भी रही हो, क्योंकि डीप स्टेट से जायनिज्म बहुत हद तक अलाइन है, राइट। जो जायनिस्ट हैं वो इन सब चीज़ों में बड़ी ज़्यादा तेज़ी से अलाइन है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। और ये सब किया धराया बेंजामिन नेतन्याहू का ही है। और ये बात अगर हम लोग इजराइल के फ्रेंड हैं, तो जो फ्रेंड करता है हम लोग को वही काम करना चाहिए। अगर हम आपको सच में उसको फ्रेंड समझते हैं, तो हम लोग को उनको अवेयर करना चाहिए कि ये जो आप काम कर रहे हो इसे कृपया करके बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ इजराइल का नुकसान है और उसके एलाइज का नुकसान है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान ही करेगा। इसके कुछ पॉजिटिव आउटकम आने नहीं है, जहाँ तक कि हमारा ये असेसमेंट है। देखिए जब हम लोग बात करते हैं हमारी RNAW की, तब RNAW को आपको समझना पड़ेगा कि RNAW जो एक्सट्रीमली एफर्ट डालती है हमारे इंडिया की एक्सटर्नल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। एंड RNAW ने बहुत पहले से ही ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया था, नॉट जस्ट अबाउट द कैपेबिलिटीज ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना, बट अबाउट द ईरानियन कैपेबिलिटीज। एंड हम लोग ने ये उनको ये पूरी कहानी देखी। मैं थोड़ा बैकग्राउंड में ले जाने की कोशिश करूंगा। ये 9/11 के बाद ही कहीं ना कहीं चीजें स्टार्ट हो गई थी, और 9/11 के बाद ही उन्होंने ये असेसमेंट करना भी स्टार्ट कर दिया था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगातार वो इन्फॉर्मेशन गई है कि ये जो होने वाला है, जो नेटो लेड अलायंस, नेटो एंड अमेरिका, राइट, अमेरिका एंड इजराइल, एंड ये वर्सेस द एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, ये ईरान, रशिया एंड चाइना, इनमें इन लोग की हार निश्चित है। कृपया करके आप इनके साथ जाइए नहीं। और ये होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो है, ये हमारे प्रॉब्लम हमारे घर तक आ चुकी है, एंड इसमें हमारा भी नुकसान हो चुका है ऑलरेडी। एंड इसके ऊपर हमारी डीप एस्टैब्लिशमेंट में बहुत गहरा चिंतन चल रहा है। एंड चीज़ें कुछ आज हमारी जो एक इमेज है वो एक हारे हुए देश की तरह दिख रही है। तो इस चीज़ को हम लोग को, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम भी चल रहा है, बहुत गहरा चिंतन चल रहा है हमारी डीप एस्टैब्लिशमेंट में, और इस चीज़ को सुधारने की कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द अपना रिस्पॉन्स को रिकैलिब्रेट करें। एंड प्रेजेंट में अगर आप इस कॉन्फ्लिक्ट की भी बात करें, तो प्रेजेंट में इस कॉन्फ्लिक्ट को सीज फायर कर दिया जाए। वो एक सीज फायर एक गिमिक है टू बाय द टाइम, और ये मैं नहीं कह रहा, ये रशियन एनालिस्ट कहते हैं कि ये जो है ये जस्ट टाइम बाइंग है। एंड उसके पीछे रीजन है, बिकॉज जो आपको मूवमेंट दिख रही है यूएस मिलिट्री की, वो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यूएस मिलिट्री आर मोबिलाइजिंग इन दैट रीजन, एंड दे हैड इनिशियल प्लानिंग टू take over the Tehran and occupied their, specifically occupied their oil fields, जो ऐसा कि काम उन्होंने साउथ अमेरिका में मादुरो के साथ किया था, राइट, वेनेजुएला में। सो ये चीज़ तो
उनकी है। लेकिन ये इज़राइल की हरकतें ये हैं कि इज़राइल ने अपना इस तरीके का इन्फ्लुएंशियल बेस बनाया है यूएस में कि आज अमेरिका इज़राइल को चाह के भी नो नहीं कह सकता और यही अनफॉर्च्यूनेट है, राइट? और अल्टीमेटली इसका रिजल्टेंट यही होने वाला है कि यूएस इस चीज़ में फॉल करने वाला है। क्योंकि जब आप देखें तो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड ऑर्डर बहुत ज़्यादा तरीके से तेज़ी से शिफ्ट होता जा रहा है। जैसे मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ, आज यूएस के ऊपर 36 ट्रिलियन डॉलर जो की वैल्यूएशन 2023 में आई थी, आज 26 में 3 साल के बाद उसकी वैल्यूएशन 39 ट्रिलियन डॉलर पहुँच गई होगी। 39 ट्रिलियन डॉलर का नेशनल डेब्ट यूएस के ऊपर है, राइट? एंड यूएस के पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसी कोई भी वैल्यूएशन नहीं है जो इस चीज़ को वो यूएस अफोर्ड कर सके वापस करना। एंड साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ 15th ऑफ अगस्त 1971 को ही ये जो रिचर्ड निक्सन थे, इन्होंने डॉलर के ऊपर की जो डॉलर की बैकिंग थी गोल्ड की वो हटा दी थी। नाउ डॉलर इज़ जस्ट अ ब्लैंक करेंसी, राइट? उसके उसके ऊपर उसके बैक में कुछ उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ है नहीं। कोई भी फिजिकल एसेट है नहीं उसके लिए और ये बात रिचर्ड निक्सन ने 1971 में क्लियर कर दी थी पूरी दुनिया को। और आज ये अगर पेट्रो डॉलर, राइट? ईरानियन अगर ईरान इसमें पूरी तरीके से हारे ना और ईरान अगर इसमें सर्वाइव कर जाता है, अगर वो डॉलर में पेट्रो युआन ले आता है तो डॉलर की एक बहुत बड़ी हार होने वाली है और ये बात अमेरिका को पता है। ठीक है? तो ये चीज़ें इतनी आसान है नहीं, क्योंकि पेट्रो डॉलर जिस दिन खत्म हो गया, उस दिन अ, अमेरिका पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाएगा बिकॉज़ इसलिए ही अमेरिका ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकता और इनकी अलग-अलग तरीके की कहानी बनी है और इज़राइल भी कुछ-कुछ इसी तरीके के प्रोजेक्ट का नाम है। इज़राइल को इसीलिए बनाया अमेरिका ने बिकॉज़ पेट्रो डॉलर की जो हेजेमनी इस पूरे रीजन में है, चाहे वो सऊदी अरेबियन ऑयल हो, चाहे वो अ बहरीन, कतर की गैस सप्लाईज़ हों, इन सब चीज़ पे इनको लेना पड़ेगा पेट्रो डॉलर। अगर ये नहीं लेंगे, तो इसीलिए इज़राइल उनको जा कर के वहीं पे मारेगा। तो ये पूरी कहानी जो ये जो पूरा इज़राइली प्रोजेक्ट है, ये अमेरिका के डॉलर पेट्रो डॉलर को मेंटेन करने के लिए ही बनाया गया था एंड इस चीज़ को समझना चाहिए आपको कि डॉलर जिस तेज़ी से गिर रहा है, तो इनके बड़े-बड़े तरीके हैं, अमेरिकन इस चीज़ में माहिर हैं। वो ये काम करते हैं कि बिकॉज़ अब उनकी कुछ और ही कहानी चल रही है कि जो पूरा हमारा नेशनल डेब्ट है, इसको हम लोग सीबीडीसीज़ यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज़ में कन्वर्ट कर देंगे इवेंचुअली, राइट? एंड सीबीडीसीज़ का ये एक नया स्कैम खेल रहे हैं एंड उसके साथ ही सीबीडीसीज़ बेसिकली क्या है, आपके मोबाइल पे ये आपको अमाउंट शो करेगा दैट इज़ $500 मिलियन करंटली इन माय अकाउंट बट उसके पीछे कुछ होगा नहीं, वो एक नंबर होगा। सो करेंटली बात इस चीज़ की चल रही है सीबीडीसीज़, बिटकॉइन इसके थ्रू ये पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को पूरी तरीके से अपना एक करंट होल्ड में ले आएँगे। साथ ही साथ ऐसे एआई सॉफ्टवेयर्स जनरेट हो चुके हैं जो पूरे सेंट्रल बैंकिंग आर्किटेक्चर एंड फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है उसको पूरी तरीके से तबाह करने की क्षमता रखते हैं। एंड ये पूरा कार्य आपको देखने को मिल रहा है करेंटली जो एंथ्रोपिक का क्लाउड का माइथॉस है, राइट? वो क्लाउड का माइथॉस ये कैपेसिटी रखता है कि वो करंट जो बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। क्योंकि जो क्लाउड का ग्लासविंग प्रोजेक्ट है, क्लाउड का एंड जो माइथॉस उसने ग्लासविंग नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसमें ये यूएस की कुछ सेंट्रल बैंक्स एंड यूरोप के सेंट्रल बैंक्स आपस में अलाइन करके उनको वो सॉफ्टवेयर क्लाउड माइथॉस जिससे वो खतरा है उसको उनको प्रोप्राइटरली वो चीज़ बेच रहे हैं ताकि वो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी जो भी वल्नरेबिलिटीज है उसको खत्म करें ताकि उसको ज़ीरो डे एक्सप्लॉइटेशन करके उसको डैमेज ना किया जा सके। ये कुछ ऐसा ही है जिनको भी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ इस चीज़ को समझने में लग रही है। मैं आपको थोड़ा-सा एक एनालॉजी दे दूँ। सपोज़ ये फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पे ऐसा ही कुछ प्रभाव डालने वाला है जो कि बेसिकली अगर आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ऐसी पब्लिक डिस्कोर्स में रिवील कर दें, आप उसका रॉ मटेरियल, उसकी टेक्नोलॉजी एंड नो हाउ, राइट? एंड अगर ये चीज़ आप पब्लिक कर दें तो जिस तरीके की तबाही इंडिया पूरी दुनिया में आ सकती है, कुछ-कुछ वैसी ही इफ़ेक्ट इस पे बैंकिंग सेंट्रल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे करने पड़ने वाला है एंड इससे बैंकिंग एज़ अ सेंट्रल बैंकिंग एज़ अ इंस्टीट्यूशन कोलैप्स कर सकता है, ये पूरा खतरा बना हुआ है। इसलिए ये सारी चीज़ें इनकी चल रही हैं एंड अल्टीमेटली इनका ये पूरा तरीका है क्योंकि ये भी जानते हैं कि अल्टीमेटली होने यही वाला है। क्योंकि ईरान अगर सर्वाइव इसमें कर गया देन दे विल थ्राइव थ्रू द पेट्रो युआन एंड पेट्रो युआन के थ्रू ये जो आपस में सेंट्रल इनकी जो दूसरे देशों की डिजिटल करेंसीज़ हैं, ये इनमें वर्क करने लग जाएँगे एंड डॉलर की जो डोमिनेंस है, सो फिर वो अपने अलावा किसी की सुनता नहीं है, राइट? तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। हालाँकि मैं आपको इससे आगे की बात ले जाना चाहूँगा
जो मोसाद के जो ऑपरेशंस रहे हैं, राइट? जब आप उसको देखेंगे तो ऐसे शायद ही कोई घटिया से घटिया काम हो, इवन सारी इंटेलिजेंस एजेंसी ये काम करती हैं, लेकिन उनकी कार्य में बड़ा अलग लेवल का एक गिरावट आपको देखने को मिलती है कि मोसाद के जो ये कार्य रहे हैं, वो आपको देख समझने पड़ेंगे। जो उनकी पीआर कैंपेन है, हॉलीवुड मूवीज़ के थ्रू, थ्रू द नेटफ्लिक्स वेब सीरीज़ के थ्रू, ये रियलिटी नहीं है। यथार्थ इससे काफ़ी अलग है, जो आपको समझना पड़ेगा। आपके लिए रियली इम्पोर्टेंट है इस यथार्थ को समझना। मोसाद जो आपको ये पूरा एप्स्टीन का यानी कि जेफरी एप्स्टीन का ये पूरा केस हुआ, ये कोई आइसोलेटेड केस था नहीं इस स्कैम का, राइट? इसके पीछे कनेक्शंस हैं एंड वो कनेक्शंस को मैं आपको बताना चाहूँगा। आपने एक चीज़ नोटिस करी है कि इंडिया में अगर वेस्ट में कोई एक मक्खी भी मारी जाती है, तो इंडिया में उसकी कवरेज 10 दिन तक चलती है। इतना बड़ा स्कैम यूएस में जेफरी एप्स्टीन का रिज़ल्ट हुआ, इंडिया में उसकी कोई चर्चा हुई नहीं। आखिर वो कौन-सी ताकतें हैं जो इंडिया में उसके डिस्कशन को रोक रही हैं, राइट? तो अब मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा, देखिए कैम्प डेविड अकॉर्ड के बाद, राइट? जो कैम्प डेविड अकॉर्ड हुआ, उसके जो सेकंड पॉइंट था, जो पैलेस्टीनी स्टेटहुड की बात करता था, लगभग जब कैम्प डेविड समिट 25 साल बाद हुआ 2000 में, तो बेंजामिन नेतन्याहू ने ये ऑलमोस्ट उस समय ही ये बात क्लियर कर दी थी कि हम जो है इसको मानेंगे नहीं एंड क्योंकि हमारे हिसाब से इजरायली इंटरेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि ये उनका मानना था उस समय एंड उन्होंने इसी को ख़त्म करने के लिए ये बात क्लीन ब्रेक डॉक्ट्रिन वाली थ्योरी उन्होंने करी एंड इसके बाद उन्होंने ये कहा कि अब हम किसी की सुनेंगे नहीं, इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स, और हम अपनी चलाएँगे। सो ये जो उनका क्लीन ब्रेक डॉक्ट्रिन था, इसका नतीजा ये भी निकला, जो एक रॉबर्ट मैक्सवेल जो मोसाद के ऑपरेशन यूरोप में देखता था, जो मोसाद का ऑपरेशन यूरोप में रन कर रहा था, उसको ही ये टास्क पूरा दिया गया। उसने अपनी बेटी को ये टास्क ट्रांसफ़र किया एंड उसकी बेटी ने एक ग्रूम करना स्टार्ट करा एक एसेट, राइट? और ये जो पूरा ऑपरेशन था, ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल ऑपरेशन था, जिसमें यूएस की कोर एडमिनिस्ट्रेशन को टारगेट करा गया, जिसमें वो चाहते थे कि उनका कंप्लीट कंट्रोल हो जाए और इससे उन भाई साहब ने पूरी 3 यूएस प्रेसिडेंसीज़ खराब कर दी, राइट? 3 यूएस प्रेसिडेंसी खराब कर दी और इतना घटिया इसमें काम हुआ। मुझे लगता है कि ऐसी घिनौनी चीज़ें सबके सामने आ चुकी हैं, ठीक है? इसमें कोई ऐसी लिखी-छिपी है, पब्लिक डिस्कोर्स का विषय है। इट्स नॉट it's not anymore the intelligence aspect. It is all available in the public discourse. ये सब 2500 किताबें इसमें छप चुकी हैं, ठीक है? तो जिनको भी मेरी बात से थोड़ा भी बुरा लग रहा हो, वो जाके इसी बात को देख सकते हैं। आप जाके खुद ही वेरीफाई कर लीजिए, राइट? इसके बाद ये जो बेंजामिन नेतन्याहू का ये जो पूरा टास्क था, जेफरी एप्स्टीन को ग्रूम करना स्टार्ट करा एंड ये बात सीआईए के ऑफिसर्स कंफर्म कर चुके हैं। सीआईए के जो फॉर्मर ऑफिसर्स हैं, ये कंफर्म कर चुके हैं इस बात को कि ये जो जेफरी एप्स्टीन नामक एक एलिमेंट्री टीचर था, ठीक है? ये अचानक से इसके पास ये पैसा आके न्यूयॉर्क में मैंशन बना करके, प्राइवेट आइलैंड लेकर के, उसमें बड़े-बड़े प्रोफेशनल कनेक्शन बिल्डअप करके, ये अपनी जो घटिया कार्य हैं, राइट? आप सबको जानते ही हैं, उसमें मैं क्या ही बोलूँ। जगह दुनिया भर से बच्चियों को ला करके उनका सेक्सुअली उनको असॉल्ट करते थे, उनके ऊपर अजीब-ओ-गरीब तरीके के एक्सपेरिमेंट किया करते थे और पता नहीं क्या-क्या वहाँ पे किया होता था। ये सब पब्लिक हो चुका है एंड ये सारी चीज़ें इससे बियॉन्ड वाली चीज़ें दर्शाती हैं। जिस तरीके का इससे उनको कंट्रोल मिला, जिस तरीके का ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, मैं आपको बता दूँ, यहूद बराक फॉर्मर इज़राइली पीएम, राइट? आईडीएफ के चीफ एंड सेरियत मतकाल जो उनकी एलीट यूनिट्स है उसको हेड कर चुके हैं वो व्यक्ति जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनकी फोटो लीक होती है मास्क पहने हुए और वो जेफरी एप्स्टीन के घर जा रहे हैं उससे मिलने एंड जेफरी एप्स्टीन से मिलने जा रहे हैं और ये बात ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी है, इट्स और उन्होंने खुद ये बात एडमिट करी है और उन्होंने इस पे अपोलोजाइज भी करा है, क्योंकि जब वो गए थे तब जेफरी एप्स्टीन कन्विक्ट हो चुका था। वो ऐसा नहीं था कि वो कोई निर्दोष व्यक्ति था। सारी उसकी घिनौने कार्य सबके सामने आ चुके थे एंड ये चीज़ वो ऑलरेडी एडमिट कर चुके हैं, ठीक है? उनके साथ ही उनके ही एड योमी कोरेन, उन्होंने जो भी मोसाद के ऑपरेशंस रन करने के लिए जो वहाँ पे फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है? वो उनकी भी विज़िट जेफरी एप्स्टीन के साथ वो भी एडमिट कर चुके हैं कि हाँ, वो भी गए हैं जेफरी एप्स्टीन के घर और ऐसा नहीं है कि वो कोई 1 हफ्ते के लिए महीनों रुके हैं, राइट? एंड महीनों आप उसी के साथ रुक सकते हैं, इसके साथ आपके क्लोज़ टाइज़ हों, राइट? तो जो ये जेफरी एप्स्टीन है,
राइट? ये इनका एक डीप एसेट है, राइट? वहाँ पे डीप एसेट था। इसके साथ ही उन्होंने एक व्यक्ति जो राम बेन बैराक जो मोसाद के डिप्टी चीफ थे, वो भी उन्होंने ये बात मानी। तो जब इतने लोग ये बात को कंसिडर कर रहे हैं, तो ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ नहीं है। इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द फैक्ट ऑफ कनेक्टिंग द डॉट्स, ठीक है? तो ये जो पूरा जेफरी एप्स्टीन का केस था, इससे सबसे बड़ी चिंता करने की बात हमें ये भी है, ठीक है? कि ये हाईली सक्सेसफुल साबित हुआ। ये इज़राइलीज़ के लिए इसको बाद इज़राइल को जो चाहता था यूएस से, वो इज़राइल को मिल गया। एंड भारत की चिंता ये है, राइट? जो मैंने आपको बता दिया है। देखिए, ये सब आसुरी संस्कृतियाँ हैं, राइट? इसको आप किसी भी तरीके से जस्टिफ़ाई कर नहीं सकते। ये सब एक ये जो एब्राहमिक कल्ट्स हैं, इन्हें एक एक निश्चित ही एक प्रॉब्लम है, राइट? ये सब आसुरी संस्कृतियाँ हैं, इसको आप जो भारत के परिप्रेक्ष्य में, जो भारतीय सनातन वैदिक परंपरा है, राइट? उसके परिप्रेक्ष्य में आप इसको देख नहीं सकते। 180 डिग्री हैं एक-दूसरे पे, राइट? तो ये चीज़ आपको जाननी चाहिए। 180 डिग्री आप उनके मोटो से ही समझ सकते हैं, राइट? मोसाद का मोटो क्या है? मोसाद का मोटो है विक्ट्री थ्रू डिसीट एंड डिसेप्शन, राइट? विक्ट्री थ्रू डिसीट एंड डिसेप्शन। और भारत की आरएनएडब्ल्यू का मोटो क्या है? धर्मो रक्षति रक्षितः, राइट? राइट। एंड हमारे जो वैदिक परंपरा है, उसका मोटो क्या है? हमारा यतो धर्मो ततः जयः, राइट? हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मोटो क्या है? सत्यमेव जयते, राइट? तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है, राइट? क्योंकि भारत हमेशा देवभूमि रहा है, भारत में सूर्य और देवताओं का साम्राज्य रहा है, राइट? तो हमारी जो संस्कृति है, राइट, वो इनसे बहुत अलग टाइप की है। इनकी विचारधारा, इनकी इनकी सोच एक अलग टाइप के चीज़ों की है। इनमें सब कुछ जायज़ हो जाता है, जबकि ऐसा है नहीं, राइट? हमारी जो आरएनएडब्ल्यू है, उसकी मैं एक चीज़ मैं आपको बता दूँ। अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि हमारी आरएनएडब्ल्यू ह्यूमन इंटेलिजेंस के मामले में मोसाद से अच्छी है, शायद आप भी मुझ पे हँसेंगे। लेकिन मैं आपको बहुत ज़िम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि जिस तरीके की ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंट की कैपेबिलिटी आरएनएडब्ल्यू रखती है, हमारी रिसर्च एनालिसिस विंग रखती है, ना तो वो कैपेबिलिटी मोसाद के पास है, ना तो वो कैपेबिलिटी सीआईए के पास है। दुनिया की किसी एजेंसीज़ के पास वैसी कैपेबिलिटी नहीं है। एंड मैं आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आप मुझे एक सिंगल इंसिडेंट भी नहीं दे सकते जहाँ पे रॉ की असेसमेंट गलत साबित हुई हो, राइट? रॉ की जितनी भी असेसमेंट है, वो सारे इवेंट एज़ इट इज़ हैपेंड हुए हैं। इवन चाइना में भी सीआईए के 25 साल के से जितने भी उनके कांड थे, उनकी एक गलती की वजह से उनके सारे ह्यूमन एसेट्स खत्म हो गए, राइट? वाइप्ड आउट हो गए। और ये वाइप्ड आउट हुआ था ईरान से स्टार्ट, राइट? तो उनका धीरे से वाइप्ड आउट सारे हो गया। तो आज ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मोसाद के ऑपरेशन बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली इंटेंसिफाइड होते हैं, राइट? लेकिन ह्यूमन एंड को रिप्लेस करना आसान है नहीं। ह्यूमन एंड की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, राइट? आप सिर्फ टेक्नोलॉजिकली उस चीज़ को हासिल कर नहीं सकते, आपको ह्यूमन एंड चाहिए। और उसमें हमारी आरएनडब्ल्यू वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है। एंड वी आर वेरी प्राउड ऑन दैट। जो हमारी रॉ का एक मोटो है, जिसपे हमारे उसको बिलीव करते हैं, एक्चुअली उस पे काम नहीं करते। ना तिष्ठन्ति है, ना नमिष्ठन्ति है, देवानां स्पशिः चरन्ति है, राइट? ना तिष्ठन्ति है, यानी वी आर नॉट स्टैंड स्टिल, वी डू नॉट रिमेन स्टैंड स्टिल। ना तिष्ठन्ति है, निमिष्ठन्ति है, that means we do not blink our even eyes, we are the spies of our god, right? ये जो हमारी आरएनएडब्ल्यू का वर्क है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर जॉब है, ये एक स्पिरिचुअल कॉलिंग है। हमारी आरएनडब्ल्यू के एजेंट्स पे बिलीव करते हैं, राइट? तो ये इस चीज़ को फॉर कैजुअल, नॉट इवन द आरएनडब्ल्यू। आप आरएनडब्ल्यू की बात क्यों करते हैं? आप बात करिए ना पूरी इंडियन इंटेलिजेंस की, जो 5000 साल से दुनिया को चला रही है। मज़ाक नहीं है दुनिया की चलाना, ठीक है? ये स्पेशल कॉलिंग है। इस सर के बाद में समझ नहीं आएगी, कोई साधु वाली बात नहीं है, ये हमारी एक्चुअल बिलीव है इस चीज़ पे, ठीक है? तो उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आई होगी, राइट? एंड इसी के साथ ही मैं विदा लेता हूँ आपसे। एंड मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ अगेन our usual format on the PPT slides with a new topic. And whenever I consider that something is really important for mass, I will create the monologue like this. And जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। एंड धर्म रक्षति रक्षिता। जय हिंद।